नमस्कार। मैं डॉक्टर जूही समर्पिता गृहस्वामिनी पत्रिका के लिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी उनसे क्षमा याचना सहित आज उन्हीं को समर्पित करती हूँ। ब्याह कर ससुराल आए हुए कुछ ही दिन हुए थे, पर आनंदी को समझ में आ गया था कि पापा ने केवल लड़के की नौकरी देखकर शादी कर दी थी, उसकी परिवार नहीं देखा था। आनंदी के पापा ने लाखों दहेज देकर टाटा स्टील के एक होनहार इंजीनियर से उसकी शादी कर दी थी। सोचा था लड़का अच्छा खाता कमाता है, बेटी सुखी रहेगी। शादी के अवसर पर सास ससुर जो आए वो फिर यहीं बस कर रह गए, शानदार बेटे के बंगले में बेटे के साथ। वापस फिर गांव नहीं गए। आनंदी ने तो पति के साथ कभी न हनीमून मनाया या फिर कभी अकेले रोमांटिक कपल की तरह रहने का लुत्फ़ उठाया। शिफ्ट ड्यूटी का सिलसिला ABC चलता रहता। आनंदी प्रत्येक सप्ताह अपनी दिनचर्या को पति की दिनचर्या से एडजस्ट करती रहती। कभी रात ड्यूटी में करवटें बदलते रात कटती और कभी सुबह 5 बजे उठकर पति के टिफ़िन पैक करती। फिर उनके जाने के बाद सास ससुर के भी फरमाइशों को पूरा करती। अरेंज्ड मैरिज थी, सबों के दिल दिमाग को समझते समझते वक्त लग गया। घर गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी और आनंदी को पता ही नहीं चला कि कब वह माँ भी बन गई। पति श्रीकांत अपने शिफ्ट ड्यूटी से बंधे हुए थे और आनंदी अपनी गृहस्थी के खूंटे से। न तो किसी किटी पार्टी की सदस्य बनी और न कभी किसी टीवी सीरियल को फॉलो किया। सास ससुर पति बच्चे देवर से फुर्सत ही कहाँ मिलती। पर माँ का फ़ोन अक्सर आता। मम्मी अक्सर कहती, अपने लिए समय कुछ निकाला करो बेटा। पैर की जूती बनाकर रखेगा तुम्हारा पति यदि तुम अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकोगी। मम्मी ने कई बार समझाया था। बेकार ही तुम्हें MA करवाया। तुमसे कितनी उम्मीदें थीं बेटा, पर तुम तो ससुराल में ऐसी रमी हुई हो कि मायके के तौर तरीकों को भी भूल गई। अभी जब तक तुम्हारे पापा मम्मी हैं, तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। पर आनंदी को इन बातों का कोई असर नहीं होता। उसने कभी भी अपनी मम्मी से शिकायत नहीं की, किसी की भी। सास ससुर की सेवा करती और धीरे धीरे परिवार में उसका मान सम्मान बढ़ता जा रहा था। देवर लाल बिहारी के साथ भाभी का हंसी मजाक का रिश्ता कम था। दुनिया जहान की बातें हुआ करती थीं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, फिल्म, क्रिकेट, किताबें जैसे अनेक विषयों पर दोनों मिलकर चर्चा करते। लेकिन किचन में देवर कभी हाथ नहीं बटाते थे। इसका आनंदी को मलाल था। खाने पीने के शौकीन थे। अक्सर बाहर से दोनों कुछ मंगा कर खा लेते, पर खुद खाना नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए आनंदी से कभी कभी तू मैं भी हो जाया करती थी। रुपए पैसे की तंगी नहीं थी, पर रईसी में कभी नहीं रहे थे, इसलिए हर वक्त पैसा बचा कर रखने की मानसिकता थी। आनंदी का हाथ खुला हुआ था। पापा अक्सर कहते थे कि इसकी शादी किसी ऐसे लड़के से करनी होगी जो कभी खर्च का हिसाब न मांगे। पर किस्मत में ऐसा ही घर परिवार लिखा था जो कभी किसी को हाथ उठाकर देना नहीं जानता था। किसी तरह की किल्लत नहीं थी, पर फिर भी बचाकर हमेशा रखने का मध्यम वर्गीय सोच आनंदी को समझ ही में नहीं आता कि वह क्या करे। अपने आसपास के दोस्तों
पड़ोसियों, रिश्तेदारों को सिनेमा, होटल जाते, बाज़ार जाते देखती तो आनंदी का दिल भी होता अपनी मर्ज़ी से खर्च करने का। पर यह बात उसने कभी अपने मुंह से न देवर से कही और न कभी पति से। सास ससुर कभी मना नहीं करते, पर शायद पसंद भी नहीं करते। श्रीकांत भाई से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस वक्त हाथ शायद कुछ तंग था जब लाल बिहारी ने MBA करने के लिए 5 लाख रुपए बड़े भैया से मांग लिए थे। तुम तो देख रहे हो ना लाल, अभी बाबूजी का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और उसमें कितना पैसा लग चुका है। तुम लोन ले लो, मैं अभी तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। श्रीकांत ने अपने प्यारे भाई से थोड़ी सख्ती से कहा था। लाल बिहारी को भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ऊंचे स्वर में उसने भी श्रीकांत से कहा, यह मत भूलो कि तुम्हारी इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाबूजी ने कितने दिन ओवर टाइम काम करके फ़ीस जमा की थी। आज यदि तुमने बाबूजी के लिए कुछ किया तो क्या एहसान जता रहे हो? यह तुम्हारा फ़र्ज़ था। लाल बिहारी के अंतर्मन में शायद यह बात दबी रही होगी कि भैया इंजीनियर हैं, बड़ी कंपनी में हैं, इसलिए मुझ पर अपना धौंस जमाते हैं। श्रीकांत भी कुछ तनाव में थे। बात बढ़ती चली गई। माँ ने बीच बचाव किया, पर दोनों भाई कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। गुस्से में लाल बिहारी ने जब कहा कि ठीक है, अब आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म, तब माँ ज़ोर से रोने लगी। बाबूजी कमज़ोर दिल के इंसान हैं, कभी ऑपरेशन के बाद पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं हुए हैं और तुम दोनों ने ये क्या नाटक शुरू कर दिया है। माँ बेचारी धर्म संकट में क्या करे, किसका पक्ष ले। आनंदी किचन में सारी बातें सुन रही थी। बहुत सारे मन में उबलते दूध की तरह विचार आते, फिर उन्हें फूंक कर शांत कर देती। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। श्रीकांत उद्विग्न मन से बिस्तर पर गए, तब आनंदी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। छोटे भाई को माफ़ कर देना चाहिए। पर श्रीकांत के दिल में कांटे की तरह लाल बिहारी की बातें चुभ गई थीं। अपना अधिकार जताना चाहता है लाल बिहारी, तो ठीक है, मैं ही छोड़ देता हूँ इस घर को, अपने अधिकार को और अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाता हूँ। उस सारी रात आनंदी ने छत देखते हुए बिताई। सुबह होते ही श्रीकांत ने माँ से अपना फैसला सुनाया कि अब वह इस घर में नहीं रह सकता, वह जा रहा है। माँ सुनकर बेहोश हो गई। आनंदी ने जल्दी से पानी के छींटे डाले और उन्हें होश में लाने की कोशिश करती रही, पर श्रीकांत आत्मग्लानि से ग्रसित दूर मुट्ठी भींचे खड़ा रहा। हम कहीं नहीं जा रहे माँ, आप निश्चिंत रहिए। लाल बिहारी के MBA के लिए मैंने कुछ जमा कर रखे हैं, किस दिन काम आएंगे। आप ही ने तो सीख दी थी ना माँ बचत करने की। आप कहती थी ना गाढ़े वक्त के लिए बचा कर रखो। अब इससे अधिक मेरे पास कुछ नहीं। कहते हुए आनंदी ने लाल बिहारी के हाथ में एक ब्लैंक चेक दे दिया। बाबूजी बिस्तर पर लेटे लेटे सब सुन रहे थे। धीरे से बुदबुदाए, बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है, दोनों कुल की लाज रखती है। बड़े घर की बेटी ऐसी ही होती है।